हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं 3 अगस्त का करंट अफेयर जो द हिंदू से कलेक्ट किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहले न्यूज के साथ शुरू करते हैं। गॉट 172 करोड़ फ्रॉम भारत बायोटेक फॉर कोवैक्सीन। अभी देखिए, भारत आईसीएमआर को 172 करोड़ का क्या मिला है, रॉयल्टी मिला है। रॉयल्टी किसके तरफ से? तो कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है कौन? भारत बायोटेक की तरफ से रॉयल्टी मिला है 172 करोड़ का आईसीएमआर को। अभी देखिए, काफी दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रहा था किसके बीच में, तो आईसीएमआर वर्सेज भारत बायोटेक। अब ये कंट्रोवर्सी क्या था कि इन दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन बनाया था जिसका नाम था कोवैक्सीन। अब कोवैक्सीन का जब पेटेंट हुआ तो पेटेंट में भारत बायोटेक ने इस बात से इनकार कर दिया कि इसमें कहीं इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में आईसीएमआर ने कहीं का साथ दिया था। तो ये सोल इसका मतलब मालिक बनना चाहता था। ये कौन? भारत बायोटेक। तो इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी चल रहा था किसके बीच में, आईसीएमआर और भारत बायोटेक के बीच, जो कि अभी रिजॉल्व हो गया है। तो इसमें रिजॉल्व होने के बाद में क्या हुआ है कि भारत बायोटेक ने 172 करोड़ का रॉयल्टी दिया है किसको? आईसीएमआर को। अभी देखिए, जो कोवैक्सीन था, कोवैक्सीन वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय 3 ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ज्वाइंट रिसर्च था किसके बीच का? ये ज्वाइंट रिसर्च था भारत बायोटेक, आईसीएमआर और एनआईवी का। ये तीन ये तीन इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया था। तो एनआईवी भारत बायोटेक आप जानते हैं, आईसीएमआर आप जानते हैं, और एनआईवी जो था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन तीनों इन तीनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया था। तो ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कोवैक्सीन था, कोवैक्सीन को दुनिया के 7 देशों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, भेजा गया था किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के द्वारा। और उस योजना का नाम क्या था? वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम में इसी वैक्सीन को 7 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो हम लोग को याद क्या रखना है? एक तो कोवैक्सीन और ये भारत कोवैक्सीन का कंट्रोवर्सी किसके बीच था? तो आईसीएमआर और भारत बायोटेक के बीच में था। दूसरा, ये ज्वाइंट रिसर्च है किसके बीच में? भारत बायोटेक प्लस एनआईवी प्लस आईसीएमआर। और वैक्सीन मैट्रिक प्रोग्राम क्या था? तो ये 7 कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई करने का प्रोग्राम था। मोदी अर्जेस टू क्रिएट अ न्यू लायन सेंचुरी इन गुजरात। अभी देखिए कि एक बुक आया था जिसका नाम था कॉल ऑफ द गिर। अभी देखिए, ये बुक किसने लिखा था? तो इसको लिखा था परिमल परिमल नथवानी ने। अब परिमल नथवानी कौन है? ये है राज्यसभा से ये एमपी है। तो इस बुक को इनोग्रेट किसने किया था? इस बुक को इनोग्रेट किया था मोदी जी ने। अभी देखिए कि इस बुक के इनॉग्रेशन के बाद मोदी जी ने बोला है कि एक लायन सेंचुरी खोला जाएगा। कहाँ? गुजरात में। तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि कॉल ऑफ गिर बुक किसने लिखा है? तो ये लिखा है पीरामल नथवानी ने। और इसे इनोग्रेट किसने किया? तो इसको इनोग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इनोग्रेशन के दौरान इन्हें फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक प्रोवाइड करवाया गया। तो इतना हमें याद रखना है। अगला न्यूज है, इंडिया selects 2 crew members for Axiom 4 mission to ISS. ISS means International Space Station. International Space Station. अभी देखिए, एक्सियोम 4 मिशन अनाउंस हुआ है। तो एक्सियोम 4 मिशन क्या है? एक्सियोम 4 मिशन एक स्पेस मिशन है 14 डेज का। 14 डेज तक स्पेस में स्टे करना है। और ये 14 डेज तक स्टे कहाँ होगा? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। यही है एक्सियोम मिशन। तो इसको क्या नाम दिया गया है? एक्सियोम 4। इसमें टोटल 4 मेंबर
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 14 दिन के लिए स्टे करेंगे। इसीलिए इस मिशन का नाम क्या रखा गया है, एक्सियोम 4। अब देखिए एक्सियोम जो है, एक्सियोम एक प्राइवेट कंपनी है जिसके नाम पर एक्सियोम 4 मिशन का नाम रखा गया है। अभी देखिए ये मिशन अकेले एक्सियोम का नहीं है बल्कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस मिशन को मेनली नासा, इसरो, एक्सियोम स्पेस, पोलास और हंगेरियन स्पेस एजेंसी मिलकर इस मिशन को कंडक्ट करने वाले हैं। अभी देखिए इस मिशन में ये टोटल कितने दिन का होगा, तो ये 14 डेज का ये मिशन होगा और इंडिया की तरफ से इस मिशन में कंडक्ट करने वाले हैं। अभी देखिए इस मिशन में ये टोटल कितने दिन का होगा, तो ये 14 डेज का ये मिशन होगा और इंडिया की तरफ से इस मिशन में दो मेंबर्स को चुना गया है, एक तो शुभांशु शुक्ला और दूसरे पी बालकृष्णन नायर। अभी देखिए जो अपने शुभांशु शुक्ला है, शुभांशु शुक्ला को प्राइम पायलट के रूप में चुना गया है इस मिशन के लिए। इसके अलावा इस मिशन में बालकृष्णन नायर को भी चुना गया है, तो बालकृष्णन नायर एज अ बैकअप चुने गए हैं, जिनके जाने की संभावना कम है। अगर शुभांशु शुक्ला नहीं जाते हैं तो बालकृष्ण नायर इनके जगह पे इस जो मिशन है इस मिशन के पायलट के रूप में स्पेस स्टेशन जाएंगे। अब देखिए इस मिशन में टोटल कितने 4 मेंबर को लेके जाना है, तो एक मेंबर तो नासा का होगा, एक मेंबर इसरो का होगा और एक मेंबर ये पोलैंड स्पेस एजेंसी का होगा और एक मेंबर हंगेरियन स्पेस एजेंसी का होगा। तो ये टोटल 4 मेंबर इस मिशन के मेंबर होंगे। तो इसमें हमें टोटल में क्या याद रखना है, एक तो एक्सियोम मिशन कौन कौन सा एजेंसी परफॉर्म कर रहा है, एक्सियोम मिशन कितने दिन का है, ब्रॉडकास्ट बिल अ थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अभी देखिए नया ब्रॉडकास्ट बिल आया है, तो इस ब्रॉडकास्ट बिल में क्या किया गया है, जो भी छोटे यूट्यूबर्स है या जो छोटी न्यूज एजेंसी है उनको भी कर्व करने का बात किया जा रहा है। मतलब कि उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन जो भी दिया जाता है तो उस पे अंकुश लगाने की बात की जा रही है। तो इस अगर ये बिल अगर पास होता है तो इससे जो छोटे यूट्यूबर है वो कोई भी अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं या कोई भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी अगर कोई भी ऑनलाइन कंटेंट कंटेंट अगर क्रिएट होता है तो इसके लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल बनाया जा रहा है। अभी देखिए जैसे चूंकि ये स्ट्रिक्ट रूल बनाया जा रहा है तो स्ट्रिक्ट रूल बनने के साथ ही जो भी कंटेंट क्रिएशन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि जो ब्रॉडकास्ट बिल नया वाला आया है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को हैम्पर करेगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड है जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। सेंटर री इशू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन इको सेंसिटिव एरिया इन वेस्टर्न घाट। अभी देखिए दो टर्म इंपॉर्टेंट है, एक तो री इशू पे ध्यान दीजिएगा और दूसरा है कि ये इको सेंसिटिव एरिया भी घोषित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इको सेंसिटिव एरिया किसको घोषित किया गया है। वायनाड में अभी आपको पता होगा कि लैंडस्लाइड आया था, लैंडस्लाइड आया था कहाँ, वायनाड में। तो इस लैंडस्लाइड आने के बाद में इको सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया कहाँ, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट्स को, 6 स्टेट्स को घोषित कर दिया गया इको सेंसिटिव एरिया, मतलब इसके कुछ पोर्शन को। तो मान लीजिए कि ये देखिए ये है अपना वेस्टर्न घाट, तो इसमें गुजरात को, महाराष्ट्र को, इसके बाद आपके गोवा, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद केरल और ये तमिलनाडु को। तो ये 6 स्टेट्स हैं जिनके कुछ एरियाज को इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया। तो ये तो 6 स्टेट्स के बारे में हो गया। अब देखिए री इशू क्यों बोला गया है यहाँ, क्योंकि इससे पहले भी 2 कमिटी बन चुका है जो
अलग अलग जो वेस्टर्न घाट के अलग अलग भाग को इको सेंसिटिव एरिया या इको सेंसिटिव जोन घोषित कर चुका है। तो ये दो कमेटी कौन कौन से तो थे, तो पहला कमेटी जो था वो था गाडगिल कमेटी। ये बना था कब, 2011 में। तो गाडगिल कमेटी ने 3 जोन बनाने के लिए बोला था, इको सेंसिटिव जोन, 3 टाइप ऑफ इको सेंसिटिव जोन, जिसको नाम दिया क्या, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। इको सेंसिटिव जोन 1, इको सेंसिटिव जोन 2, इको सेंसिटिव जोन 3। अभी देखिए जोन 1 और 2 को ना स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड। और जो जोन 3 था इसके लिए बात किया गया कि इसमें रेगुलेटेड रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटी हो सकता है। तो गाडगिल कमेटी कब बना, ये बना 2011 में, और इसने इको सेंसिटिव जोन को 3 भाग में डिवाइड किया, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। इसके बाद बना कौन सा कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी। तो कस्तूरी रंजन कमेटी में क्या किया गया, जो गाडगिल कमेटी का जो था डिसीजन, उसमें जो एरिया डिफाइन किया गया था उस एरिया को सीधा हाफ कर दिया गया, एरिया को हाफ कर दिया गया। तो ये दो कमेटी थी, गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी, जो किसे रिलेट करता है, तो वेस्टर्न घाट में जो इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए ये दो कमेटी बनाया गया था। और अभी नया क्या बनाया गया है कि 6 नया में क्या बोला गया है कि 6 स्टेट को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। अब देखिए, अब समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के हिसाब से कोई भी नेशनल पार्क है या कोई भी फ्रेजाइल एरिया है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस एरिया के आसपास के 10 किलोमीटर एरिया को क्या बोला जाता है, इको फ्रेजाइल जोन या इको सेंसिटिव एरिया। मान लीजिए कि ये नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है, या फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोई, तो इसके आसपास में जो 10 किलोमीटर का एरिया होगा, मान लीजिए इसको, ये 10 किलोमीटर का जो एरिया होगा, इसको बोला जाएगा क्या, इको सेंसिटिव एरिया या इको सेंसिटिव जोन, या फिर इसको इको फ्रेजाइल जोन भी बोला जाता है। अब देखिए, ये 10 किलोमीटर का जो लिमिट था, तो क्या 10 किलोमीटर में ही फिक्स रहेगा, नहीं, इस लिमिट को क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के पीछे लॉजिक क्या है कि प्रोटेक्ट किया जा सके जो भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी है या इन्वायरमेंट को होने वाला जो नुकसान है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इको सेंसिटिव जोन को बनाया जाता है। अब देखिए, इको सेंसिटिव जोन में क्या क्या अलाउड होता है, जैसे कि हमने कहा कि रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है, रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है। तो ये कब बोला गया, ये गाडगिल कमेटी ने बोला था कि रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ करना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। जैसे कि जो प्रोहिबिट होने वाले एक्टिविटीज है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि माइनिंग यहाँ नहीं किया जा सकता है, मिल्स नहीं बैठाया जा सकता है, इंडस्ट्री नहीं बैठाया जा सकता है, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को और इस इको सेंसिटिव जोन को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो टूरिज्म है, जैसे के लिए जो हॉट बैलून्स यूज होता है उनका भी यूज इसमें बैन है। अब देखिए, क्या एक्टिविटी हो सकता है, तो रेगुलेटेड एक्टिविटी हो सकता है। और ये रेगुलेटेड एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर आप यहाँ कर सकते हैं, और अगर कोई होटल्स वगैरह इंडस्ट्री वगैरह लगता है तो वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर मतलब कि बिल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के साथ वो लगाया जाएगा, और रोड वगैरह भी बनाया जाएगा, तो सब कुछ रेगुलेशन के अंदर बनाया जाएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, कब का, 2022 का। अब इस जजमेंट में बोला गया कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो कम से कम 1 किलोमीटर का होना चाहिए, कहाँ, जो भी नेशनल पार्क्स हैं उसके आसपास में। मतलब कि ये देखिए, ये एक नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले किसने बोला, सबसे पहले तो बोला गया था किसके द्वारा,
तो ये बोला गया था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ने बोला था कि ये जोन कितना, ये 10 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, जो इको सेंसिटिव एरिया होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसी एरिया के दायरे को मिनिमम, बोला कि मिनिमम ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए मिनिमम 1 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, जो कि इको सेंसिटिव एरिया में काउंट किया जाएगा। तो ये था सारा कुछ इको सेंसिटिव एरिया के बारे में। तो अपने को क्या याद रखना है, एक तो गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी और 6 स्टेट्स के नाम, और इसके साथ साथ जो कितना किलोमीटर का एरिया होता है इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए, अभी एक योजना स्टार्ट किया गया है, क्या, मैया सम्मान योजना। अब मैया सम्मान योजना में क्या किया जाएगा कि 12,000 रुपया पर ईयर दिया जाएगा महिलाओं को। तो ये योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये योजना शुरू किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अगला है मनु भाकर रीचेज फाइनल टारगेट हर थर्ड ओलंपिक मेडल। अभी देखिए, मनु भाकर थर्ड ओलंपिक मेडल के लिए फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो इस बार किस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है इन्होंने, तो ये 25 मीटर एयर पिस्टल के कंपटीशन में क्वालिफाई किया है। इससे पहले ये 2 ब्रॉन्ज ऑलरेडी ला चुकी है, कितने में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, और 10 मीटर एयर पिस्टल में भी दूसरा ब्रॉन्ज भी 10 मीटर एयर पिस्टल में। अभी देखिए, ये 25 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में फाइनलिस्ट है, तो हो सकता है कि आज कोई न कोई मेडल आ ही जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करेंट अफेयर का जो भी ये अपडेट है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी क्वेस्ट को ज्वाइन कीजिए। यहाँ से जो भी करंट अफेयर का अपडेट होता है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, या चैनल पे कोई भी वीडियो आता है तो वो आपको यहाँ पे से भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है।